हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है त्रिच। त्रिच जो है यह कहानी है। त्रिच क्या है दोस्तों? यह कहानी है। बहुत ही मजेदार है आज का कहानी त्रिच, ठीक ना? तो बने रहिएगा आज के सेशन के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग अगर लेखक परिचय नहीं किए हैं तो जाके आप लोग लेखक परिचय कीजिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग त्रिच कहानी को स्टार्ट करते हैं। त्रिच यह एक जंगली छिपकली है, यानी कि लिजार्ड, जहरीला लिजार्ड, विष खपड़ा। ठीक ना? अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर को अंत करते जाएंगे उस तरह से हम लोग समझते जाएंगे कि आखिर त्रिच है क्या, आखिर इस चैप्टर का नाम त्रिच क्यों पड़ा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। कहानी सुनिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठिए बैठिए साथ में, ठीक ना? और एक एक चीज को मैं जहां बोलूंगा वहां पे आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास को। ये क्या है, ये पढ़ते हैं कि इस घटना का संबंध पिताजी से है। अब क्या घटना है भाई, हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए तो पढ़ रहे हैं चैप्टर को कि हम लोग को पता चल सके कि क्या घटना है। ठीक ना? बने रहिएगा अंत तक। चलिए, मेरे सपने से है और शहर से भी है। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यह जो घटना है, ठीक ना? अब क्या घटना है हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह घटना है मेरे पिताजी से है, हमसे है और पूरे शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है, मतलब शहर से भी है और शहर के प्रति जो जन्मजात भय है उससे भी है इसका संबंध। अब किस चीज का क्या संबंध है भाई, हम लोग वही तो पढ़ेंगे। बने रहिएगा इस सेशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज्यादा थे, बोलते कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। दुनिया दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सामना करती है, यानी कि उसका सम्मान करती है। ठीक, चलिए इसका मतलब समझते हैं। बहुत ही शानदार मीनिंग है इसका, अपने शब्दों में समझने का कोशिश करते हैं। कि लेखक कह रहे हैं कि यह उस जमाने की बात है जब मेरे पिताजी 55 साल के थे। याद रखिएगा, आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए अपने बुक में। ठीक, या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि पिताजी 55 वर्ष के थे। आपको पूछा जाएगा कि त्रिच कहानी में लेखक के पिताजी कितने वर्ष के हुए थे, तो 55 वर्ष के हुए थे। ठीक, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से, इसलिए आप लोग कॉपी कलम उठाइए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक, चलिए आपको समझाते हैं इस पंक्ति का मीनिंग। ठीक ना? जब लेखक का पिताजी 55 वर्ष के हुए तो लेखक का पिताजी का दुबला शरीर, उसका जो बाल था ना उसके सर पर एकदम पूरा मक्के के भुए जैसे सफेद हो चुका था। जैसे ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था देखकर कि उसके सर पे रुई रखा हुआ हो, बाल के जगह रुई, व्हाइट व्हाइट रुई रखा हुआ हो। ठीक, उसके पिताजी जो थे ज्यादा जो थे सोचते थे, ठीक ना? वो बोलते बहुत कम थे, यानी कि मितभाषी थे। ठीक, जब बोलते तो लेखक लोगों के परिवार को, यानी कि लेखक को बहुत ही क्या राहत मिलती थी, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। मतलब वह तो एक बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो ऐसा शानदार और सटीक बोलते थे, ठीक ना, मानो कि उसमें जान आ गई हो। लेकिन इस तरह से अगर बोल देते थे रुकी हुई, तो क्या क्या लगता था कि जैसे देर से रुकी हुई सांस बाहर निकल रही हो धीरे धीरे, ऐसा प्रतीत होता था। ठीक, ऐसा लेखक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक ना? और कह रहा है कि साथ साथ हमें डर भी लगता था। लेखक कह रहे हैं कि साथ साथ हमें डर भी लगता था, क्योंकि पिताजी जो थे एक बोलते कम थे। ठीक, वो सोचते ज्यादा थे। हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य थे। ठीक ना? लेखक जो भाई बहन जो भी थे उन लोगों के लिए तो एक रहस्य ही थे ना, क्योंकि वह जब बोलते थे तो बोलते थे, लेकिन वो सटीक बात बोलते थे।
बहुत सारा काम भी करते थे। ठीक, चुप रह के बहुत सारा काम करना आज की बस की बात नहीं है। ठीक ना, इसलिए ऐसा लेखक यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं पिताजी बोल सकते हैं, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान भी करती है मेरे पिताजी का। ठीक, ऐसा लेखक कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि हमें उनकी संतान होने का गर्व था। लेखक क्या कह रहे हैं कि हम उनकी संतान है, हमें गर्व है। चलिए, कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, कोई शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते, तंबाकू के कारण से कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना न पड़े। देखिए यहाँ पिताजी का सम्मान, पिताजी का आदर कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं कि कह रहे हैं यहाँ पे लेखक इस कहानी में क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा एक आध सालों में होता था कि पिताजी जो थे कभी हमें अपने साथ ले जाते थे टहलने के लिए। ठीक, बाहर ले जाते थे, तब जाने से पहले, घूमने के लिए जाने से पहले, टहलने के लिए जाने से पहले अपने मुंह में वह तंबाकू भर लेते थे, पान वगैरह सब खा लेते थे। ठीक ना, तंबाकू के कारण वो जो था वह कुछ बोल नहीं पाता था, यानी कि बोल नहीं पाते थे लेखक के पिताजी, बिल्कुल ही चुप ही रहते थे। वो चुप रहते थे। लेखक को बहुत गंभीर और गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी कि आखिर पिताजी बोलते क्यों नहीं, ऐसा यह पान, धूम्रपान या तंबाकू क्यों खाते हैं। उसकी छोटी बहन जो थी रास्ते में कुछ पूछना चाहती थी अपने पिताजी से, लेकिन लेखक जो है यहाँ पे समझ जाते हैं कि फौरन उसका जवाब देने की कोशिश करता रहता था, जिससे कि होगी पिताजी को बोलना ना पड़े, उसकी उसको कष्ट ना हो। देखिए पिताजी के कष्ट को सहने लगे थे कौन, सहने के पिताजी का कष्ट समझ रहे थे यहाँ पे उदय प्रकाश जी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने से उन्हें परेशानी होती थी, एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहां से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी, जैसे यह जैसे यह यही पूछ लेती कि सामने छिवले के सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं क्योंकि सारी चिड़ियों को जानता था इसलिए बता सकता था कि नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम आराम रहे और वह सोचते रहे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेखक का मन अपने पिताजी के प्रति, उसकी बहन जो उससे प्रश्न पूछता था वह कुछ उसमें कुछ जान नहीं होता था, ऐसे फालतू का, जैसे पूछ लिया कि उस पेड़ पर बैठा हुआ उस चिड़िया को क्या कहते हैं, यह कोई प्रश्न हुआ। ऐसा क्वेश्चन तो लेखक भी दे देते थे अपना बहन को। ठीक, वो जानते थे, लेखक जानते थे सारी चिड़िया का नाम। चिड़िया का नाम क्या था, नीलकंठ। आपको पूछा जाएगा, यहाँ देखिए बहुत ही शानदार लाइन है कि दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। आपको पूछा जाएगा कि दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखा जाना जरूरी होता है, देखना जरूरी होता है, तो नीलकंठ को देखना जरूरी होता है। नीलकंठ चिड़िया का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं लेखक। कह रहे हैं कि मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। मतलब मेरी मतलब लेखक, ठीक है, पे लेखक कह रहे हैं कि मेरी, लेखक की और माँ की, दोनों की एकदम पूरी कोशिश रहता था कि मेरे पिताजी जो मुंह पे तंबाकू लेते हुए सोचते रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वह जिस दुनिया में सुख चैन के साथ रहते हैं वह उसी में रहे। और यह पूरी कोशिश करता था लेखक और उसकी माँ कि हम पिताजी को कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं टोके, कुछ नहीं उसको कुछ बोले ही नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहे, जो पाए करते रहे। ठीक, करें कि वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी।
लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। देखिए, उसके पिताजी जो उस सुख चैन में रहते थे, मुंह में तंबाकू भरे हुए जो रहते थे, एकदम बहुत कम बोलते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत कम बोलते थे, कुछ नहीं जानते थे। उस उस जीवन में रहते हुए, ठीक है, घर की बहुत सारी समस्याओं को अंत किए थे। ठीक, वहीं रहते हुए, जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी घूम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। मतलब बात यहाँ पर आ गई कि अब फीस की बात आई, ठीक ना। तो उस समय हुआ क्या कि एक तो फीस की चिंता, ऊपर से गिलास भी घूम गया। उसके घर में एक ही गिलास था, वो भी घूम गया। सब लोग लोटे में पानी पीने लगे। ठीक, अब कह रहे हैं लेखक कि पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। माँ को शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका इसका हल उसके वश की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट मुझे दिए। आइए दोस्तों, समझते हैं इसका मतलब क्या है। पिताजी जो थे, उस जीवन में रहकर भी, उस दुनिया में रहकर भी क्या करते थे, अपने घर का जो था अंत, सॉरी, अपने घर के समस्याओं का अंत करते थे। ठीक, जैसे कि आ गया उसकी फीस की बात। उस एक तो फीस की बात हो गया, ऊपर से उसके घर में जो गिलास थी वह भी गुम गया। देखिए यहाँ पे 2 चिंता लग गई। उसके पास सिर्फ था लोटा और लोटे से सब लोग पानी पीने लगे। ठीक ना, गिलास गुम गया कोई बात नहीं, लेकिन उदय प्रकाश की जो फीस थी उसकी, वह बात कहाँ गई। पिताजी और सॉरी मम्मी, लेखक की मम्मी और लेखक चर्चा करने लगे आपस में कि मम्मी जानती है, पिताजी शायद वो भी भूल चुका है या भूल चुके हैं। उसकी माँ को शक हुआ कि नहीं, सही बात है, तो पिताजी फीस की बात भी बिल्कुल भूल गए हैं। अब उसकी माँ यह भी सोच ली कि इसका हल तो उनके बस की बात ही नहीं। लेकिन यहाँ पे लेकिन लगा हुआ है। देखिए क्या होता है, ट्विस्ट आता है यहाँ पे कहानी में। लेकिन तीसरे दिन ही सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह लेखक के पिताजी ने लेखक को एक लिफाफे में रखकर एक पत्र देता है। वह उसको बोलता है कि जाओ शहर के डॉक्टर पंत के पास जाओ। उसको वहां पे भेज दिया। लेखक के वहां पहुंचते ही, किसके यहाँ, कोई डॉक्टर पंत के यहाँ पहुंचते उसको आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उसको बिना जाने बिना पूछे सिर्फ लिफाफा देखकर ही डॉक्टर ने उसे शरबत पिलाई और घर के भीतर जाने की अनुमति दिया। अपने बेटे से भी परिचय करवाया और 100-100 के 3 नोट भी दिए थे उनको। तो पूछा जाएगा, कॉपी कलम उठाइए और लिख डालिए कि 100-100 के 3 नोट उदय प्रकाश जी को किसने दिया? तो शहर के डॉक्टर पंत ने दिया। याद रखिएगा, डॉक्टर पंत पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे। यह भी क्वेश्चन रहेगा कि पंत जी क्या थे? तो डॉक्टर थे। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल ही अपने शब्दों में समझे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि हम पिताजी पर गर्व करते थे। इसी बात पर तो पिताजी पर गर्व करते थे। अब देखिए पिताजी की कहां तक पहुंच थी कि एक लिफाफे में ही पत्र देखकर ही उसको 100-100 के 3 नोट थमा दिए। इतनी पावर होती है पिताजी में। आप लोग पिताजी का सम्मान कीजिए, माँ का सम्मान कीजिए, समझे। प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे किसी किले में रह रहे हो। देखिए यहाँ पे एक बेटे और एक बाप का, यानी कि अपने पिता का संबंध, रिश्ता देखिए कि उन पर गर्व करते थे कि नहीं ये मेरे पिताजी हैं। और हर बेटे को अपने बाप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बाप बाप, ठीक है, पिताजी पिताजी होते हैं। आप पिताजी के सामना नहीं कर सकते हैं, पिताजी के बराबरी कभी नहीं कर सकते, ना ही उसका कर्ज उतार सकते हैं। जिसका पिताजी नहीं है उससे जाके पूछिए पिताजी का हाल कि वो कैसे एक एक चीज के लिए तरसता है। एक फोन खरीदने के लिए तरसता है बेचारा, एक साइकिल खरीदने के लिए तरसता है,
लेकिन जिसके पास पिताजी है वो पिताजी का कद्र नहीं करते। इसलिए दोस्तों आप लोग पिताजी का कद्र कीजिए, ठीक ना। देखिए पिताजी का सिर्फ एक लिफाफे पर पत्र लिखने पर उसको 300 के नोट दिए गए, उसका सम्मान किया गया, घर पर उसको शरबत पिलाई गई, उसको घर के अंदर बुलाया गया। क्यों? आखिर पिताजी में ऐसी ताकत क्या है? समझ सकते हैं यहाँ से आप लोग, बहुत ही मोटिवेट हो सकते हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी गहरी नहरें खुदी हो, बुर्जें बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों से बनी हुई हो और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद्य हो। पिताजी को देखकर ऐसा लगता था कि पिताजी मेरे लिए क्या था कि एक किला था। किला, ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी खुदी हुई क्या हो, नहरें हो, जो भी उस पर आक्रमण करे अगर घुसे अंदर तो उस नहर में फंस के मर जाए। मेरे पिताजी ऐसा किला थे जिसके अंदर हम लोग रहते थे, ठीक। चलिए हमारा किला ऐसा था जो अभेद्य, अभेद्य मतलब जिसको भेदा न जा सके, जिस पर वार न किया जा सके, ऐसा थे मेरे पिताजी। यानी कि लेखक का है, मेरा नहीं, मैं नहीं, जैन सर का पिताजी नहीं दोस्तों ये लेखक का पिताजी, ठीक ना। मैं बोल रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि जैन सर का पिताजी, चलिए मान लेते, ऐसा नहीं, मानना नहीं है आप लोगों को, लेखक के पिताजी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पिताजी एक एक खूब मजबूत किला थे। पिताजी क्या थे? जैसे होता नहीं है कि अगर आप घर उठाते हैं तो आपको नींव मजबूत देना पड़ता है, उसके पिताजी भी उसी तरह खूब मजबूत किला थे। उनके पर कोठे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेखक का कहना यहाँ पर यह है कि उसके घर में पिताजी के यहाँ रहते हैं, पिताजी मेरे पिताजी, तो अपने घर नहीं नहीं कह के पिताजी का ही घर कह दिए, इसमें क्या बुराई है। उस पर कोठे में सब कुछ भूल करके खेलते थे, दौड़ते थे और रात में लेखक को जो था बहुत नींद आती थी, आहा बहुत आनंद, ठीक है। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। दोस्तों देखिए यहाँ से कहानी पलट होती है, यहाँ से कहानी का काया पलट होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दिल दहल जाएगा आपका। दिल तो नहीं दहलेगा, मानता हूं दिल नहीं दहलेगा, लेकिन आपका रूम थोड़ा जरूर कांपेगा, ठीक। इसलिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ से क्या कह रहा है लेखक कि लेकिन उस दिन, एक दिन की बात है, शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उसके टखने यानी कि उसकी एड़ी में जो है पट्टी बांधी थी। अब क्या हुआ, पट्टी बांधी थी, थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच विष खाकर जहरीला लिजार्ड ने काट लिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, लिजार्ड, जहरीला लिजार्ड छिपकली टाइप से होता है और विष खापर उसको कहा जाता है, वही पिताजी को काट लिया है। चलिए आगे ट्विस्ट है, बने रहिएगा अंत तक, घबराना नहीं है, थोड़ा सा लंबा है तो लंबा होगा, इसलिए आप लोग 2 बार 3 बार में वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक। चलिए हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी नहीं बच सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठी हुई। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई आया, वह अरंड के पत्तों और कंडे कंडे की राख से जहर उतारता था। वह तिरिच का जहर उतारता था कौन? चुटुआ नाई। चुटुआ नाई क्या था, क्या करता था कि वह अरंड के पत्ते से और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। अब देखिए यहां से शुरू होता है तिरिच का खौफ क्या होता है। अब लेखक के जीवन में तिरिच का खौफ कैसे आया यह हम लोग देखेंगे, तो पढ़े रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। कह रहा है लेखक कि तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उसमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। तिरिच को ऐसा करें, तिरिच को ऐसा देखे ऐसा करते हुए, ठीक। अब करें कि मेरे साथ थानू था, उसने बतलाया कि तिरिच है। तो क्या बतलाया कि यह देखो उदय प्रकाश, यह देखो यह तिरिच है, इसी को कहते हैं तिरिच। काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है तिरिच में। तिरिच में क्या होता है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है।
उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जबरदस्ती उसे तंग करे। सांप कब काटता है? जब उस पर पैर पड़ जाए या जबरदस्ती उसे कोई तंग करे, तब सांप काटता है। लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दोस्तों, तिरिछ जो है नजर मिलते ही आपके पीछे दौड़ जाएगा। आप लोग दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक ना। और पीछे पड़ जाता है वो, ठीक ना। उससे बचने के लिए कभी सीधा नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मटोल दौड़ना चाहिए, है ना। ताकि होगा क्या उससे, आइए देखते हैं क्या होगा। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों का निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां के धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। दोस्तों, याद रखिएगा, तिरिछ गंध के सहारे ही आपका पता लगा सकता है, ठीक ना। थानू ने बताया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो यह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। मतलब कि तिरिछ को चकमा देने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को, जो बिल्कुल जो पास पास कदम रखे और जल्दी जल्दी दूर तक दौड़ जाए, फिर वह 4-5 खूब लंबी लंबी छलांग लगाए, ठीक ना। उसके बाद तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहां पास पास पैर के निशान होंगे वहीं उसकी रफ्तार खूब तेजी हो जाएगी, और जहां से आदमी ने छलांग मारी होगी वहां आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। ठीक, तिरिछ जो है आपका पीछा करेगा आपकी गंध सूंघ कर। ऐसा लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, उसके सपने में यह सब चीज होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। थानू कौन है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा थानू कौन है, तो थानू लेखक का मित्र है। याद रखिएगा, थानू लेखक का मित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमें तिरिछ के बारे में 2 बातें और पता थी। चलिए, अब क्या पता थी, लेखक को क्या पता था तिरिछ के बारे में। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। तिरिछ वहां से आदमी को काटने के बाद ही तुरंत बेशर्मी की तरह भाग जाता है और भागकर कहीं पेशाब करता है, उसी पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिछ के पेशाब में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिछ के ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि अगर तिरिछ अगर आपसे पहले अगर पेशाब करके उसमें लौट गया तो समझ लीजिए आप मर गए। अगर आप जिसको तिरिछ ने काट लिया, अगर तिरिछ को वहां जाने से पहले, पेशाब करने से पहले, लौटने से पहले वह आदमी खुद नदी या तालाब में जाके डुबकी लगा ले और तिरिछ को ऐसा करने से पहले उसको मार देना चाहिए, नहीं तो वह आपको मार देगा, यानी कि आप वहां पे मर जाएंगे, ठीक है, आप वहां पे जिंदा नहीं बच सकते। ऐसा लेखक कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या बात है। दूसरी बात यह कि तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकराया जाए। तो पूछा जाएगा कि तिरिछ कब काटने के लिए दौड़ता है, कि जब उससे नजर टकराया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर तिरिछ को देखो तो उससे कभी आंखें मत मिलाओ। आंखें मिलाती ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिछ से बहुत डरता था। मेरे दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिछ। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ कि लेखक के दुःस्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन कौन था? तिरिछ और हाथी। याद रखिएगा, हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिछ, उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता, उसकी जगह तय नहीं होती थी।
देखिए दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं कि उसका खतरनाक का दो पात्र था, उसके खतरनाक दूसरा का खतरनाक दो ही पात्र था, एक हाथी और दूसरा त्रिच। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था, लेकिन त्रिच जो होता था उसके सामने वह इंद्रजाल में बंध जाता था। तो सपने में कहीं जा रहा होता है लेखक, तो अचानक कहीं किसी भी जगह पर उसको त्रिच मिल जाता था। उसकी जगह कोई तय नहीं होती थी, कभी यहाँ मिल गया, कभी वहां मिल गया, कभी सोते वक्त मिल गया, कभी खाते वक्त मिल गया। ऐसा सपना देखते थे लेखक, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा में, हॉल में, किसी दुकान या किसी मेरे कमरे में भी दिख सकता था। देखिए, त्रिश लेखक को कहाँ कहाँ दिखता है? झाड़ी में, किसी पुरानी इमारतों के पिछवाड़े में, ठीक, बाजार में, सिनेमा में, हॉल में, या किसी दुकान में, या उसके कमरे में भी उसको दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर न मिलाने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती, वह दौड़ता था और मैं भागता था। देखिए, लेखक यहाँ पर सपना में क्या करता है कि उससे नजर बचाने के लिए उससे वह आंखें नहीं मिलाता है, लेकिन करता क्या? वो परिचित नहीं था, उससे परिचित था। उसकी आंखों से वह देख ही लेता था उस सपने में, और अपने आप को रोक नहीं पाता था। आंख मिल जाती थी, उसका नजर बदल जाता था, और वह फिर जो है लेखक के पीछे भागने लगता था सपना में। ठीक, कह रहा है कि मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी, पास पास, डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं दे पाता। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। वह मुझे घात समझता, यानी कि चतुर समझता था, और खतरनाक लगता था उसको, ठीक ना। चलिए, उसको, लेखक को लगता था कि उस मुझे वह क्या खूब अच्छी तरह से जानता है। ठीक, कौन? क्रिच जो है लेखक को अच्छी तरह से जानता है, ऐसा लेखक को लगता था, ठीक ना। उसकी आंखों में उसकी आंखों में जो है लेखक के लिए जो परिचय, जो चमक थी, उससे ऐसा लेखक को लगता था कि मेरा शत्रु, यानी कि लेखक का शत्रु है, ठीक ना, जिसे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में उस त्रिश को पता रहता था। ठीक, समझे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक करें कि मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। क्या सपना था? कि त्रिश जब उसके पीछे लग जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। यही सबसे खौफनाक और यातनादायक और भयाक्रांत, बेचैनी से भरा हुआ सपना था। ठीक, चलिए, लेखक करें कि भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता था, फेफड़े फूल जाते थे, मैं पसीना में लथपथ होकर बेदम होने लगता, और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। उसकी डरावनी मृत्यु जो है उसके करीब आने लगती। मैं जोर से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता, और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। क्या ऐसा? वो जो रोने लगता, चीखने लगता, इससे वो जान जाता था कि यह एक सपना है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। वह जान जाता था कि यह सपना है, लेकिन इतनी डर था उसके हृदय में कि वह ऐसा सोचता था कि मैं सब इस मृत्यु से कभी नहीं बच सकता। ठीक दोस्तों, मृत्यु नहीं, ऋषि द्वारा अपनी हत्या से, और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता था कि किसी तरह जाग जाऊं। ठीक, वो सपने में ऐसा कोशिश करता था कि मैं जाग जाऊं और तिरिच मुझे कुछ न करे।
मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर-जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। ठीक। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। आपको पूछा जाएगा कि त्रिच कहानी में किसने बतलाती है, कौन बतलाती है कि लेखक को बोलने और चीखने की आदत है? तो उसकी माँ बतलाती है। ठीक, याद कर लीजिएगा आप लोग और हाईलाइट भी कर लीजिए अपने बुक में। ठीक ना? लेखक कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वो मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई में ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता दौड़ता चीखता। देखिए, माँ तो माँ होती है। आखिर आप आपको उठाने के बजाय, लेखक को उठाने के बजाय जो है उसको रजाई में और भी सहला देती थी और सुला देती थी। लेकिन क्यों? कि मेरा बेटा जाग जाएगा, मेरे बेटे का नींद खराब हो जाएगा। माँ का ऐसा सोच, लेकिन बेटे का क्या सोच है? या फिर लेखक का सोच क्या है कि मुझे उसको जगह देना चाहिए। ठीक ना? माँ और बेटे का सोच बिल्कुल ही यहाँ अलग है। ठीक। और उसी सो जाता था, फिर उसको सपना आता था, चीखने लगता था, चिल्लाने लगता था कि त्रिश मुझको काटने आ रहा है, काटने आ रहा है, मैं मर जाऊंगा अभी, ऐसा वैसा फलना चिल्ला। ठीक। ऐसा लेखक खतरनाक खतरनाक स्वप्न देखते हैं। इसलिए कह रहा है कि वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे और एन मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। सबसे बड़ा अस्त्र लेखक का कौन है? आवाज है। जिससे जिससे मैं जिससे मैं त्रिश से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। ठीक। जब उसके स्वप्न का अंतिम चरण आता था, अंतिम समय आता था, तब उसको इसका याद आता था। ठीक। तब जब तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता, अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती, मौत के नशे से भरे एक निर्जीव निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। वह पल क्या आ जाता कि वह जोर से चीखने लगता, वह फिर बच जाता। एकमात्र ऐसा शस्त्र था लेखक के पास। तभी बिल्कुल इसी इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं जोर जोर से बोलने लगता और इस आवाज के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता। मैं जग जाता। ठीक। अगर उसको एहसास होता कि नहीं, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे त्रिश काटने वाला है, तो वो क्या करता था, क्या करते थे लेखक? जोर जोर से आवाज में एकदम चिल्लाने लगते थे और वह जग जाता था और बच जाता था सपने से। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं कि कई बार माँ मुझसे पूछती पूछती भी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज उसी तरह बता पाता। अपनी अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं अजीब से तनाव, बेचैनी और असहाय से भर जाता। अंत में मैं हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था मम्मी, बहुत डरावना सपना था, मत भूलिए। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी त्रिश ने काटा था, जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेखक को ऐसा डर लगता है यहाँ पे कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसी त्रिश ने मेरे पिताजी को काटा है, जिसे मैं पहचानता हूँ और जो मेरे सपने में आता है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह त्रिश पिताजी को काटकर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वह फौरन उन्हें नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं हो रही थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण कारण एक तो यही कि पिताजी ने त्रिश को तुरंत मार डाला था और दूसरा कारण यह है कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना
परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। लेखक यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि मेरा जो शत्रु है त्रिच, जो मेरे सपने में आता है बार बार, वह यहाँ पे मर चुका है, पिताजी ने उसे मार डाला है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। वो अपने सपने के बारे में ही सोच रहा है अभी यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। उसी रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ भीड़ रही। पिताजी की झाड़ फूक चलती रही। कांटे के जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाले लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म पर भरा गया। मैं निश्चिंत था, यानी कि निश्चिंत था, मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पिताजी का यहाँ पे झाड़ फूक चल ही रहा है, दवा दारू चल ही रहा है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं निश्चिंत था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था, अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाले सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया था। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे, मतलब जो ट्रैक्टर चला रहे थे, जो ट्रैक्टर के ड्राइवर थे, वह पहचान के ही थे, ठीक ना। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने से काफी पहले ही पिताजी पहुंच चुके थे, ठीक। अब वो कह रहे हैं लेखक कि रास्ते में त्रिच वाली बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि त्रिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी-कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन त्रिच काटता है, अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि त्रिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी त्रिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। ये दोस्तों समझते हैं इसका मतलब। रास्ते में त्रिच वाली बात चल रहे थे। इस ट्रैक्टर में बैठा हुआ था पंडित राम अवतार। उसने क्या बताया कि त्रिच के जहर का जो खासियत यह भी है कि कभी-कभी 24 घंटे बाद उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन त्रिच काटता है, अपना असर दिखाता है। ठीक दोस्तों, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं इस कहानी में कि इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर के लोग यानी कि जो ट्रैक्टर के ड्राइवर थे, उन्होंने पिताजी का ध्यान एक बहुत बड़ी गलती की ओर खींचा। उसने कहा था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि त्रिच को फौरन ही मार डाला। लेखक कह रहे हैं कि पिताजी तो यह ठीक किया कि त्रिच को फौरन मार डाला था मेरे पिताजी ने, लेकिन इसके बाद त्रिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको कम से कम जला जरूर देना चाहिए, ऐसा ट्रैक्टर वाले आदमी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चंद्रमा की रोशनी में बहुत सारे जीव जंतु जो हैं, जो मर चुके हैं, वह जिंदा होते हैं। चांदनी में जो औस और शीत होती है, उसमें अमृत होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। दोस्तों समझते हैं इसका मतलब कि उसको मार कर सिर्फ छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको कम से कम जला देना चाहिए त्रिच को, ठीक। क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है रात के चंद्रमा के रोशनी में दोबारा जिंदा होते हैं। उस चांदनी के जो ओस होते हैं, वह जो शीत होता है, ओस और शीत जो होता है, वह उस टाइम अमृत होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सांप मर गया होता है, वह उसे जो फेंक दिया जाता है मरा हुआ समझकर,
वह उसी चांद की रोशनी में शीत से भींग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है, अपना जान बचा लेता है वो सांप। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोग को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में ही जी उठने के बाद त्रिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा लेखक कह रहे हैं, अब टेंशन में आ रहे हैं लेखक थोड़ा सा कि ट्रैक्टर के लोग को शक था, ट्रैक्टर के ड्राइवर को शक था। क्या शक था? कि कहीं ऐसा ना हो कि उस रात की चांदनी में त्रिच जिंदा हो जाए और पेशाब करके उसमें लौट जाए। और क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए, जरा सोचिए आप लोग। और लेखक के पिताजी मर जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर त्रिश का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहां से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस त्रिक्ष की लाश उसी जगह पर पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी है, अदालत में पेशी कितनी जरूरी है। यह तीसरा संबंध था और अगर इस बार भी वे अदालत में जाहिर न हुए होते तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी और कहा अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो वह हमारी कुर्की डिग्री भी करवा सकता था। मतलब मेरा जो जमीन था उसको हड़प भी सकता था अगर मैं कोर्ट में नहीं पेश होता तो। ठीक ना? पेशी भी अत्यंत आवश्यक थी। त्रिच के काटने से ज्यादा तो कोर्ट में पेशी अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि उसमें मेरा परिवार था। अगर त्रिच मुझको काटा है तो सिर्फ मैं मरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा घर परिवार जब्त कर लिया जाएगा तो मेरा परिवार रहेगा कहाँ? मेरा बेटा कहाँ रहेगा? मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? ऐसा लेखक के पिताजी कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं लेखक की विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस त्रिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट जाते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन लिया जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। चलिए आगे करें कि लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे और ज्योतिष भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों का भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तारीख ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में जाहिर भी हो सकते हैं और त्रिच के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि 20 ही 20 की औषधि होता है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए तो वह त्रिच के जहर की काट तैयार कर सकते हैं। धतूरे के फल से जो है त्रिच का जहर निकाला जा सकता है दोस्तों, ऐसा उस ज्योतिषी ने कहा। ज्योतिषी और वैद्य वही थे, कौन? पंडित राम अवतारा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया। अगला गांव जो था सामतपुर नाम था, वहां पर ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। इसके बाद कभी निश्चिंत हो गए। इसके बाद जो है सभी लोग जो है निश्चिंत हो गए। क्यों निश्चिंत हो गए? अब देखिए, वैद्य जी का कहना था कि अगर कहीं धतूरे का बीज मिल जाए तो उससे त्रिच का जहर उतर सकता था, उसको वह पिला दिया गया। ठीक ना? तो सब निश्चिंत हो गए, अब कुछ नहीं होने वाला है इसको। लेकिन एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे त्रिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी। पहली बात, दूसरी बात, अब तीसरी बात।
जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी, वह बात सांप से उस बात से मिलती जुलती है जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। फोटो फिल्म कैमरे का आविष्कार हुआ था। ठीक, अब कह रहा है लेखक कि माना यह जाता था कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप जो है अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतर पर्दे और जड़ कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। दोस्तों समझते हैं इसका मतलब। तीसरा बात क्या पता था उसको? उसके पिताजी के जाने बाद उसको एक बात याद आई। यह बात सांप से जुड़ा हुआ है, मिलती जुलती है। उसके बाद जो है कैमरे का आविष्कार हुआ था। ऐसा माना जाता है गांव के लोगों द्वारा, बड़े बुजुर्ग लोग कहे गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांप को मार रहा होता है तो क्या होता है कि अपने मरने से पहले जो वह सांप होता है ना, अंतिम बार उस हत्यारे के चेहरे को अपने आंख में छाप लेता है। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं रेटिना होता है, फिजिक्स का टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेटिना होता है, फोटो फिल्म में जाके तस्वीर बनता है, तब जाके दिमाग में अंकित होता है कि नहीं फलाना चीज फलाना है, ऐसा ऐसा है। उसी तरह यहाँ पर सांप देख लेता है, टकटकी बांध कर देखते रहता है, उस आदमी का चेहरा समाये रखता है, बारीकी से अपने आंख के भीतर पर्दे में उतार लेता है। ऐसा बात यहाँ पे सुना है कौन? लेखक ने। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं, फिर वह कहीं भी चल जाए उससे बदला लेने की फिकार में वो रहते हैं। हर सांप का शत्रु होता है, हर सांप उसका शत्रु होता है। किसका? जो एक सांप को मार दिया होता है तो उसका जोड़ा आके उसके आंख में सब कुछ देख लेता है कि मेरा जोड़ा को फलाना आदमी ने मारा है, तो चलो सब सांप को वह बुलाता है कि यही मेरा हत्यारा है, इसको मार डालेंगे। ऐसा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब दिखावा है, छल कपट है सब। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या है। मुझे शक था कि मरे हुए त्रिश की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा त्रिश आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। समझते हैं कि यहाँ पे अब बात होता है कि उस सांप के बारे में पहले तो बात होता है, अब उसके बाद था कि त्रिश का तो ऐसा ही नहीं खेल है। मेरे पिताजी का चेहरा उसके आंख में दर्ज हो चुका है। अगर उसका त्रिश का जोड़ा आके मेरे पिताजी का अगर चेहरा देख लिया उसके आंख में, तो मेरा पिताजी का तो जिंदा बचना मुमकिन है। लेकिन मेरे पिताजी ऐसा लापरवाह कैसे कर सकते हैं? ऐसे सतर्क क्यों नहीं बरते मेरे पिताजी? ऐसा लेखक कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इस कहानी पे। ठीक ना, उसके बाद कह रहे हैं कि उन्हें त्रिश को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसके दोनों आंखों को जो है कुचल कर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था? पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस तरह त्रिश को मारकर उन्होंने छोड़ा था, वह जाकर मैं खोज निकालूं। अब देखिए उसके सामने बहुत बड़ा उलझन आ गया कि पिताजी ने उस त्रिश को जो कहाँ मार के फेंका है, मैं अब वो कैसे खोजूंगा। मान लिया कि घर के पिछवाड़े में मार के उसको फेंक दिया है, जाऊंगा उसके आंख को फोड़ के रख दूंगा, त्रिश की आंख को। लेकिन पिताजी तो किसी जंगल में मारा है उसको, अब ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी उलझन में पड़ गया यहाँ पे लेखक साहब। कह रहे हैं कि मैं थानों के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, देखिए किरोसिन या सलाई और डंडा लेकर जंगल में त्रिश की खोज में भटकता रहा।
मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। लेखक जो है तिरिच को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, लेकिन थानू जो है, थानू कौन है? लेखक का मित्र है। वो उसको अच्छी, तो थानू जो यहाँ पे निराश हो गया था। अब क्यों हुआ था ये देखते हैं। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा मेरा परिचित निकालने लगा। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। दोस्तों देखिए, वह सपना जो लेखक को आता था, वही सपना, वही जंगल जो है, वही जंगल में जो है यह लोग चला गया। कौन? लेखक और थानू चला गया वही जंगल में, जिस जंगल से उसको सपना में आता था। ठीक, मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर नाले के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है, जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि ये कई शताब्दियों पुराने हैं। शहद के छत्ते को देखकर ऐसा लगता है कि वह कई शताब्दियों के बहुत पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था, जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी, और बारिश के बीतने के बाद जब वो बाहर निकलती थी तो उसको खोहों की कीचड़ भर जाती थी। खोहों में कीचड़ भर जाती थी उस पत्थर की। ठीक ना? और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उग आती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती थी। किसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दगर में या दरार में तिरिच रहता था। ठीक, थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था। थानू इस बात को जो है मेरी कल्पना मान रहा था कि नहीं लेखक ओम प्रकाश, तुम ऐसा सिर्फ सोच रहे हो, ऐसा कुछ ही नहीं था। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई। ऐसा लेखक कह रहे हैं इस कहानी में कि यही सच्चाई है। थानू को ऐसा लगता था कि यह झूठ है, लेकिन सच तो यही है। लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया। अब देखिए, वो सच्चाई से रूबरू होता जा रहा है कि वो सपना में ऐसा देख रहा था वह नाला, लेकिन अब उसको वह नाला भी मिल गया उस जंगल में। कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी मिल गया, जिस पर शहद के छत्ते थे वो भी मिल गया, और वह चट्टान भी मिल गया। तिरिच को लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। देखिए, अब तिरिच का जो है यहाँ पे लाश भी मिल गया उदय प्रकाश। ठीक ना? बिल्कुल यह वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। क्यों नहीं होगा भाई, यह वही तिरिच थी जो मेरे सपने में आता था, और जो मेरे बाबूजी को काटा है। यह तिरिच, यह वही तिरिच थी। ऐसा देखकर वह खुशी से फूले नहीं समाता है। थानू ने और मैंने सूखे पत्तों और लकड़ियां इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायत गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग नहीं जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा, वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। देखिए, आखिरकार यहाँ पे बात आ ही गया कि थानू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक, अब लेखक को यहाँ पे ऐसा लगता था कि उसको सब कुछ मिल गया। वह नाला मिल गया, तिरिच का लाश मिल गया, वह चट्टान मिल गया, वह शहद का पेड़ मिल गया, वह छत्ता मिल गया, वह बुरा पेड़ मिल गया। लेकिन हमको ऐसा लगता था कि अगर कहीं मैं सपना देख रहा हूं तो, कहीं अगर मैं चिल्ला दिया तो कहीं मैं जग जाऊं तो, उसको ऐसा लग रहा था। ठीक, कह रहा है कि मेरे सपने में इस जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। यह सब जानने के बावजूद भी, उसका सब कुछ जानने के बावजूद भी उस सपने में
उसको मैंने फिर भी आने की कोशिश, मारने की कोशिश नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? आज बेतहाशा खुश था। पंडित राम अवतारा ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने पौने 10 बजे के लगभग शहर का चुंगीना चुंगी नाका पार किया था। पौने 10 बजे के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था उस ट्रैक्टर ने। ठीक, वहां उन्हें नाके का टूल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। ठीक, देखिए आपके शहर में भी होगा, आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, घर से बाहर रह के टूल टैक्स, ठीक जानते होंगे, वही टूल टैक्स पर रुका था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उसका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए करीबन 1.5 घंटे हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10 बजकर 5-7 मिनट में आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया। अब कह रहा है कि कहाँ का मास्टर था? नंदलाल। कहाँ का था? उसी गांव का था। किस गांव का? नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे में पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख रहा है। पिताजी का शिकायत था कि उसका गला सूख रहा है। वो थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। उनके पिताजी को तकलीफ होती थी क्योंकि उनका पिताजी बहुत कम बोलते थे। ठीक ना? वह हमेशा अपने अंदाज में मस्त रहते थे उसके पिताजी। चलिए उसके बाद करें कि पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद करती थी। शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। शहर वे बहुत कम जाते थे। लेखक के पिताजी शहर बहुत कम जाते थे। ठीक, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक के टालते रहते थे, समय को टालते रहते थे, अब चल जाएंगे, अब चल जाएंगे, अब चल जाएंगे। तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए। वो नहीं जाते थे, बहुत ही कम जाते थे। लेकिन तब तक वह जब तक जाना बिल्कुल ही जरूरी न हो जाए तब तक वह जाता ही नहीं था। जरूरी है तभी जाता था, अन्यथा वह शहर नहीं जाता था। कौन? लेखक के पिताजी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। कई बार ऐसा हुआ था कि शहर जाने के लिए सामान पैक करवा लिया, लेकिन फिर बस स्टॉप से फिर घर लौट आए। नहीं जाएंगे भाई। ठीक, ऐसा था पिताजी का स्वभाव, लेखक के पिताजी का स्वभाव। ठीक, बहाना यह कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी का बहाना था कि बस छूट गई भाई, लेकिन घर वाले सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वह कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने, क्योंकि उनको तंबाकू करने की लत थी। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वह कुछ दूर तक दौड़े होंगे। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि पिताजी का तो यह हर दिन का बहाना था। क्या बहाना था? कि बस छूट गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो कहीं वह जानबूझ के पेशाब करने बैठ गए या पान खाने लगे। देखा कि बस अपना रफ्तार पकड़ रहा है तो उसके पीछे होने लगा, कहीं दूर तक ही दौड़ने लगा उसके साथ। फिर तो बस वाले रुकेंगे, वो तो चल देंगे। फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते थे लौट आए होंगे। ठीक, चलिए ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि जब सचमुच छूट गई है
ऐसे में जबकि हम मान चुके होते थे कि वह शहर जा चुके हैं, वह लौटकर हमें चकित कर देते थे। हाँ, उसके पिताजी यहाँ बड़ा थोड़ा कॉमेडियन टाइप से यहाँ पे थोड़ा दर्शाए हैं अपने पिताजी को लेखक साहब। क्या कहते हैं आइए समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं अपने शब्दों में। ठीक दोस्तों, चलिए। लेखक के पिताजी को कहीं बाहर शहर जाना होता था तो वह बहाना कर देता था कि बस छूट गया। ऐसा नहीं होता था। वह बहाना क्या बना लेता था, बहाना करता था कि बस रुकेगा तो मैं हमको उस पर बैठना होगा, शहर जाना होगा। वह शहर जाना नहीं चाहते थे, ठीक ना। वह करते क्या थे, पान तंबाकू खाने लगते थे या कहीं भी पेशाब करने बैठ जाते थे। लेकिन उन्होंने जरा सा इंतजार किया होगा, ऐसा लेखक को लगता है, ऐसा सब परिवार वाले को लगता है। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब उसके पीछे भागता होगा पिताजी लेखक के। फिर उसके कदम धीमे पड़ गए होंगे। अब कितना दौड़ेंगे बस के पीछे, बताइए आप, ठीक ना। अफसोस और गुस्सा प्रकट करके लौट आते होंगे, ठीक। ऐसा लगता था लेखक के परिवार को, लेखक को ऐसा लगता था, क्या लगता था कि वह तो अब तक शहर पहुंच गए होंगे और कुछ खा पी रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो लोग ऐसा जब सोचते थे तो वो ऐसे घर आ जाते थे और सबको चकित कर देते थे। सबको हैरान, हो भाई क्या हो गया, इसको भेजे थे शहर, ही तो फिर घूम घाम के अपना घर ही आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं लेखक साहब की ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। कोई सटीक बात नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पे सिंह वॉच कंपनी के सामने लगभग 10:07 पर जो उतरा मेरे पिताजी के बाद शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह कुछ कहा नहीं जा सकता कि पिताजी के साथ मेरा क्या क्या हुआ। दोस्तों, यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। यह जानकारी भी सटीक नहीं है, यह तो कुछ लोगों से बातचीत की है हमने, तब जाके पता चला है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। देखिए, अगर कुछ बुरा भला होता है तो आपको जानकारी अवश्य मिलेगा, आज नहीं मिले कल नहीं मिले, लेकिन 1 महीना के बाद जरूर ही आपको सच्ची कहानी आपको मिल जाएगा। सच्चा घटना क्या हुआ था आपको मिल ही जाएगा, ऐसा लेखक यहाँ पे कह रहा है। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को जब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ गए, कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, उसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। बात तो सही है दोस्तों। पिताजी क्या क्या किए, कहाँ घूमे, कहाँ गए, उसके साथ क्या क्या हुआ, इसका ब्यौरा निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब कैसे निकाले, उसके साथ कौन था हम तो नहीं जानते। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उस घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। एक दोस्तों, उसके पिताजी का अंत होने वाला है, अब उसके पिताजी का मरेंगे, उनके पिताजी अब मर जाएंगे। इसके बारे में हम लोग द्वितीय पाठ में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने प्रथम पाठ को बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से किए आज, ठीक ना। तो दोस्तों यह कुछ ज्यादा लंबा बन गया तो आप लोग एक बार में नहीं देख सकते, तो 2 बार में देखिएगा, 3 बार में देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक ना। और दोस्तों, अगर आप लोग कल्चरल क्लासेस से इन सारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइए। और कल्चरल क्लासेस के साथ साथ आप करंट अफेयर्स का भी तैयारी कर सकते हैं। अपने भैया को बोल सकते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि शुरू हो गया है आज से ही करंट अफेयर्स कल्चरल क्लासेस में, ठीक ना। इसका अलग ही है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चैनल में जाके आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, आपको सब कुछ फ्री पोस्ट कराया जाएगा। ठीक दोस्तों, करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक, तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और उससे पीडीएफ आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और तैयारी को शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और त्रिच के द्वितीय पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय सभी भाइयों को।